हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए बायोलॉजी देख रहे हैं ना बाबू। बायोलॉजी 2024 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और 348 जीएम कोड का है। जितने भी प्यारे बच्चे इस बार 2025 का पेपर देने वाले हैं तो सेम इसी पेपर के जैसा 2025 का पेपर फॉर्मेट में बन के आएगा। और इस पेपर को अच्छे से समझ लीजिए, कैसा क्वेश्चन इसमें सेट हुआ है, किस टाइप से 2025 में आने वाला है, एक एक चीज क्लियर करेंगे। और आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे कैसे आपको लिखना है कॉपी में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान से आप मेरी बात को एक एक चीज को क्लियर समझते चलिएगा और तब जाकर के आप एकदम 70 में 70 अचीव कर पाएंगे। सबसे पहले पेपर इसी फॉर्मेट में आएगा बाबू, ठीक है ना। समय 3 घंटे 15 मिनट आप सभी पहले से जानकारी रखे हैं और 70 नंबर का बाबू आपका पेपर आता है, जिसमें 70 नंबर लिख करके लाएंगे और प्लस में 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के द्वारा दिया जाता है, जो कि आपके स्कूल कॉलेज के द्वारा मिलता है। तो 70 नंबर लिखित पेपर से आपको पाना है, तो इस वीडियो में एक एक चीज जानकारी ले लीजिए। सबसे पहले मैं बात करूं तो नोट, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नोट बिना नोट पढ़े हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे रहे हैं। ऐसी गलती नहीं करना है। क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, ये सारी चीज नोट में दिया गया है भाई, आपको पढ़ के सॉल्यूशन करना है। इससे प्रारंभ में 15 मिनट आपको इसलिए दिया है कि बच्चों इस प्रश्न पत्र को पढ़ लीजिए, कहीं त्रुटि तो नहीं है, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है, आपका उसमें कितना समय लग सकता है भाई, पूरा चीज आप क्लियर स्पष्ट जानकारी रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगा आगे। ठीक है ना। चलिए आगे की बात करूं तो यहाँ पे निर्देश दिया गया है, क्या लिखा है इसमें, फर्स्ट नंबर सभी प्रश्न अनिवार्य है। देखिए पहले ही बता दिया कि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे तो नंबर कट जाएगा भाई। 70 में 70 लाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सेकंड नंबर, आवश्यकता के अनुसार अपने उत्तर पुस्तिक जो पुष्टि है ना, उसको नामांकित रेखा चित्रों के द्वारा कीजिए। जो बायोलॉजी में फिगर बनाने वाला है उसको साफ साफ फिगर भी बनाना है, अगर आप छोड़ देंगे तो नंबर कट जाएगा, मामूली सी बात है। थर्ड नंबर देखिए, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं, यानी कि जो प्रश्न जितने नंबर का है उसके सामने लिख दिया है कि हाँ ये 3 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला। सेम अभी पेपर में चलेंगे, पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है ना, ये चीजें आपको निर्देश मिल गया जानकारी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जो पेपर है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज। बहुविकल्पीय प्रश्न, सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे पहला नंबर कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले क नंबर लिखा है इसमें कि भ्रूण कोश की कोशिकाएं होती हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी पूछ दे कि भ्रूण कोश की कोशिकाएं कितनी होती है तो यहाँ पे लिया है अगुणित, ये पहला तो गलती हो जाएगा। भ्रूण कोश की बात किया, किसकी, भ्रूण कोश की। दूसरा क्या लिखा है, द्विगुणित, ये भी गलत है, द्विगुणित नहीं होती है भ्रूण कोश में। यहाँ पे लिखा है त्रिगुणित, त्रिगुणित होती है, क्योंकि देखिए भ्रूण कोश में जो नर होता है प्यारे बच्चों, उसमें एन होती है। मादा की बात करूं तो 2n, इस तरीके से n इंटू 2n इक्वल टू त्रिगुणित होती है। याद रखिए भ्रूण कोश की बात जब भी आ जाए तो क्या रखेंगे, या त्रिगुणित होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ख नंबर मधुम, यहाँ पे लिखा मधुप के नर ड्रोन, क्या है बाबू, ड्रोन, यानी कि यहाँ पे देखिए पुलिंग मधुम में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। जो यहाँ पे देखिए एक होता है नर और एक होता है मादा। मधुमक्खी जो आप देखिए है ना, वही नर और मादा मधुमक्खियां जो होती है उसमें क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स की संख्या पाई जाती है, वो अगर नर की बात करूं, नर जिसमें 16 पाया जाता है, अगर मादा की बात करूं, मादा तो उसमें 32 हो जाता है। तो सेम क्वेश्चन इसमें पूछा है मधुप के नर, किसका पूछा है, नर ड्रोम के, यानी पुलिंग के मधु में क्रोमोसोम्स की संख्या। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि 16 हो जाएगा। अगर नर की बात करें तो 16 कितना होगा प्यारे बच्चों, नर की बात करें तो, अगर मादा की बात करें तो 32 हो जाएगा। याद रखिएगा, याद हो गया कि नहीं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपका भी पेपर बन के आएगा।
तो आराम से इस क्वेश्चन पेपर को समझ लीजिए। इसी तरीके से इसी में से तो ज्यादा क्वेश्चन टकरा जाएंगे। देखिए ग नंबर लिखा है ना कि विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। विषाणु जो होते हैं ना उसके आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, इसमें से ये चीजें आपको बताना है। पहला लिखा है इसमें डीएनए अथवा आरएनए। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? डीएनए यहाँ पे अथवा है आरएनए। इसमें से पूछा है कि कौन सा विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। तो याद रखिएगा डीएनए अथवा हो जाएगा आरएनए, यानी फर्स्ट नंबर विकल्प ही आपका सही हो जाएगा। केवल आरएनए ये भी नहीं हो सकता है, केवल डीएनए ये भी नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं होगा तो डीएनए अथवा आरएनए ही होगा, इसलिए पहला ही विकल्प आपका सत्य हो जाएगा। चलते हैं घ नंबर पे प्यारे बच्चों। जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। कह रहा है देखिए कि जन्मजात, जब जन्म लेते हैं बच्चे तो जन्मजाति उपापचयी एक त्रुटि होती है। तो कौन सी त्रुटि होती है? इसमें देखिए पहला लिखा है ना फिनाइल यानी कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसके बाद वर्णांधता है, इसके बाद हीमोफीलिया है, इसके बाद अर्भकता है। तो याद रखिएगा कि जन्मजात उपापचयी त्रुटि की बात कर दें तो याद रखिएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया जो पहला विकल्प दिया है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलते हैं, यहाँ से 4 विकल्पी क्वेश्चन कर लिया हमने, 4 नंबर का आपका तैयारी पक्का हो गया। ऐसा ही पेपर आएगा बाबू, ठीक है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये पेपर में क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के रूप में होता है और एक नंबर का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और 5 क्वेश्चन आते हैं क ख ग घ अंग। ऐसे अति लघुत्तरीय में एक प्रश्न का आंसर बस एक लाइन में दे दीजिए या 2-3 शब्दों में दे दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दूसरा का क लिखा है इसमें कि देखिए फाइलेरिया रोग के यहाँ पे रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। इसी तरीके से पूछेगा पेपर में, तो फाइलेरिया रोग जो है इसके रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम, जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है ये बताना है। काफी इजी है। यहाँ पे देखिए क्या लिख देंगे बाबू, ऊंचे रे रिया, क्या बताएंगे इसका? ऊंची रेरिया, ऊंची रेरिया यही है जंतु वैज्ञानिक नाम। याद रखिएगा ऊंचे, यहाँ पे पूछ दे फाइलेरिया रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होगा सर? तो वुचेरेरिया, याद रखिएगा ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन इसी में है, डीएनए तथा आरएनए में कोई एक अंतर बताइए। यहाँ पे पूछा है ना कि डीएनए तथा आरएनए में कोई एक अंतर, तो डीएनए में क्या होता है ना बाबू, यहाँ पे ध्यान समझिए। डीएनए में बता रहा हूँ, डीएनए में डबल क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है? डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है, जबकि आरएनए में क्या होता है? यहाँ पे मैं आरएनए की बात बता रहा हूँ, आरएनए की, ठीक है ना। यहाँ पे आरएनए की दूसरा लिख रहा हूँ तो आरएनए ही है, ठीक है ना। आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। ध्यान रखिएगा कि डीएनए में आरएनए में अंतर पूछते कोई एक, तो डीएनए में डबल स्टैंडर्ड होता है, जबकि आरएनए में क्या होता है प्यारे बच्चों? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ऐसे ही अगला जो है थर्ड नंबर, किन्हीं दो, यहाँ पे 2 जैव विविधता तप्त स्थल के नाम बताइए। किन्हीं 2 जैव विविधता तप्त स्थल कौन से हैं? तो एक तो आपका हिमालय पश्चिमी घाटी हो जाएगा। क्या बता रहे हैं? एक बता रहा हूँ हिमालय, लिख दे रहा हूं हिमालय, क्या लिख देंगे बाबू? हिमालय पश्चिमी घाटी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? हिमालय पश्चिमी घाटी हो जाएगा। और जबकि दूसरा क्या ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा हो जाएगा बर्मा इंडो, जो बर्मा इंडो है ना वो हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा बर्मा इंडो, यहाँ पे बर्मा लिख दे रहा हूं, ठीक है, बर्मा इंडो। आराम से यहाँ पे कुछ और नाम है इसका शॉर्ट में, लेकिन वर्मा इंडो के नाम से फेमस है। आराम से इस तरीके से 2 बता देंगे, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इस तरीके से अगला है घ नंबर। घ नंबर पे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। घ नंबर क्या बोला इसमें बाबू? देखिए मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का कार्य पूछा है।
ऐसे ही पेपर में आएगा कि मानव जो वृषण है, क्या है, सॉरी, मानव वृषण में सर्टोली कोशिका, तो यहाँ पे लिखेंगे मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाएं जो होती है शुक्राणु, यहाँ पे क्या लिखेंगे शुक्र जनन, शुक्र जनन प्रक्रिया जो होती है ना, शुक्र जनन प्रक्रिया में उसमें क्या होता है, शुक्र जनन नलिकाएं की संरचनात्मक का जो लक्षण होता है उसका यहाँ पे क्या करता है, लक्षण में संरचना बनाने में उसका क्या करता है, योगदान करता है। यही इसका बस कार्य है छोटा सा मानव में वृषण सर्टोली का, ठीक है ना। आराम से एक लाइन में लिख दीजिएगा। चौथा है कि डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। डीएनए जो होता है ना, इस डीएनए अणु जो होता है इसको कौन से मतलब एंजाइम तोड़ता है, तो इसका देखिए काइटी, यहाँ पे नेट काइटिनेज बोलेंगे, यहाँ पे लिख देंगे काइटिनेज। इसी एंजाइम के द्वारा क्या हो जाता है, ये खंडों में तोड़ देता है। आराम से याद रखिएगा। इसी तरीके से बाबू आराम से एक एक चीज को डिफाइन कर देंगे, एक एक लाइन में बस लिखना है, ज्यादा इसका आंसर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक एक नंबर के ये पेपर में आता है। ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा 3 नंबर से। देखिए प्यारे बच्चों 3 नंबर, ये लघु उत्तरीय प्रश्न होगा जो कि फर्स्ट टाइप से आएगा और ये 2-2 नंबर के आएगा बाबू। देखिए 2-2 नंबर के, इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। 3 नंबर से स्टार्ट होगा। पहला लिखा है इसमें कि डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम बताइए। यहाँ पे डीएनए जो होता है ना उसके 4 न्यूक्लियोटाइड के नाम बताना है, जिससे कि यहाँ पे आपको चारों का नाम बताना है, साइटोसिन, गुआनिन, अग्वानिन, इस तरीके से आपको एडवानिन, इस तरीके से जो चारों नाम है ना आराम से लिख देंगे, बस आपका 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चारों नाम लिख लीजिएगा। 6 नंबर खाद्य श्रृंखला की संरचना। जैसे आपको बताया जाता है खाद्य श्रृंखला की संरचना में, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बता देता हूँ खाद्य श्रृंखला की संरचना में। जैसे कि आपको यहाँ पे घास लिख दिया हूँ, क्या लिख दिया हूँ, घास। यहाँ पे घास हो गया, घास को कौन खाता है, जैसे यहाँ पे भैंस लिख देता हूँ, ठीक है ना, भैंस। घास को कौन खाता है, भैंस। भैंस को कौन खाता है, शेर खाता है। ठीक है, इस तरीके से एक श्रृंखला के रूप में दे देना है। और यहाँ पे लिख देता हूँ खरगोश, खरगोश। ठीक है, मतलब कि जो ये खरगोश खाता है घास को भैंस खाती है, मतलब यहाँ पे इसको इस तरीके से दर्शाएंगे, मतलब चक्र चलता रहता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तीर बताना है इस तरीके से, मतलब शेर भैंस को भी खा सकता है, खरगोश को भी खा सकता है, खरगोश घास को भी खा सकता है, भैंस घास को खा सकती है। मतलब एक चक्र बना देना है, जैसे कि आपको एक चक्रण के रूप में बना देना है। बस ऐसे ही आराम से इसका खाद्य श्रृंखला की सचित्र वर्णन कर देना है और इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या भी कर देना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आराम से चलिए आगे क्या है इसमें क्वेश्चन बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसी में है 2 नंबर की आणविक जीव वैज्ञानिक के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। आणविक जो जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत है, बस 2-3 लाइन लिख दीजिएगा, इसके बारे में समझा के बढ़िया से 2 नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से पेपर में आएगा 2 नंबर, मच्छरों से होने वाले किसी एक रोग का नाम, जिससे आप सभी जानते हैं मलेरिया हो जाएगा, और उसके रोकथाम के उपाय कि मच्छरों के रोग मलेरिया से होने वाले रोकथाम के उपाय कि आपने आसपास की जो कूड़ा करकट वाला गाला गंदी नलियां है सब मतलब साफ सफाई रखें, किसी के आसपास मतलब जिसका हो गया मलेरिया उससे छुआछूत न कर, इधर से उधर मतलब फैलता रहता है। तो इस तरीके से आप उपाय कर सकते बच सकते हैं। आराम से लिख लीजिएगा। अंगा नंबर देखिए 5 क्वेश्चन इसमें है। जैव सूचना विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान किसे कहते हैं बाबू, इसके बारे में आपको आराम से व्याख्या कर देना है, परिभाषा लिख देना है, क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से पेपर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें 4 नंबर, देखिए इसमें दूसरा टाइप है, ये भी लघु उत्तरीय होता है, लेकिन ये दूसरा टाइप होता है। इसमें 3 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। इसी तरीके से आएंगे प्यारे बच्चों। 4 का क लिखा है ना कि प्रांगण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। इस तरीके से पेपर में पूछेगा कि जो प्रांगण होता है उसमें जंतुओं की क्या भूमिका होती है, उस भूमिका को आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक, आगे चलते हैं। ख नंबर, द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। द्विबीजी जो पत्रिका होती है भ्रूण वाला, इसका यहाँ पे एक फिगर बनाना होगा पेपर में और उसके बारे में नामकरण करना होगा
कि हाँ इस चीज का ये नाम है, आराम से थोड़ा थोड़ा व्याख्या कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। ग नंबर देखिए, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसका व्याख्या कीजिए, परिभाषा लिख दीजिए और एक उदाहरण भी लिख दीजिए, आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए घ नंबर देखिए, जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है, ये चीजें आपको बताना है। जैव उर्वरक मृदा की उर्वरकता को कैसे बढ़ाता है, जहाँ पे हम लोग खादर गाय भैंस के गोबर को डाल के और उर्वरकता शक्ति को बढ़ाते हैं, उसकी फसल एक जंदार होती है, जो गाय भैंस के मवेशी के गोबर का यूज करते हैं, तो वो चीजें उर्वरक बढ़ाया जाता है उस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से 4 नंबर में 4 क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी आपके 4 ही क्वेश्चन रहेंगे। इससे यहाँ पे देखिए क नंबर लिखा है ना कि हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे कि हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिख दीजिए, आराम से आपको 3 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। आराम से इसी तरीके से तैयारी करना है बाबू। ख नंबर देखिए, बी पुसंग की व्याख्या कीजिए कि बी पुसंग क्या होता है, और इसकी व्याख्या पूरी अच्छे से करना पड़ेगा, तब 3 नंबर मिलेगा। ग नंबर देखिए कि सहलगनता पर एक टिप्पणी लिखिए। सहलगनता क्या होता है, इसके विषय में आपको 2-4 लाइन टिप्पणी लिख देना है, आराम से 3 नंबर मिल जाएगा। घ नंबर में पूछा है स्त्री अंडाशय के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए सर। इसी तरीके से स्त्री अंडाशय जो होता है ना, इसमें आरेखीय चित्र यानी काट के उसका हिसाब के अनुसार से यहाँ पे नामांकित चित्र बना देना है, बस इस तरीके से आपको पेपर में पूछा जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर वाला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, यहाँ पे दिया है क नंबर कि बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का की भूमिका का वर्णन कीजिए। कि बायोगैस जो होता है प्यारे बच्चों, पहले के जमाने में मान लीजिएगा, अभी आज से 10-15 साल पहले की बात करूं तो बायोगैस पे खाना बनता था, जो एक इस तरीके से बनाया जाता था बायोगैस, ठीक है ना। टंकी बनाया जाता था, इसमें क्या होता था कि ढक्कन रहता था इस तरीके से, ठीक है। इस ढक्कन को हटा करके इसमें गोबर वगैरह डाला जाता था, नमक, और इसको क्या किया जाता था, बायोगैस के माध्यम से गैस निर्माण करता था, और इसकी नली के माध्यम से ये जाता था घरों में, और वहां पे इसका गैस का प्रयोग करके खाना बनाने में यूज किया जाता था। तो बायोगैस के उत्पादन जो होते हैं, सूक्ष्म जीवों की क्या इसमें भूमिका होती है भाई, उसी के तो माध्यम से गैस प्रोवाइड होता है, जिससे हम अपना यूज करके अपना भोजन तैयार करते थे। तो इसमें इसके बारे में लिखेंगे, 3 नंबर मिल जाएगा। ख नंबर देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की व्याख्या करते हैं, उनके उपयोग कीजिए। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है ना, हर एक का साल पूछता है भाई कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। ऐसे आराम से लिख लीजिएगा। ग नंबर देखिए, आदि मानव यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेसिस पर एक आपको टिप्पणी लिख देना है, आराम से कि आदि मानव क्या थे, इसके बारे में अच्छे से लिख दीजिएगा। घ नंबर देखिए प्यारे बच्चों, सहोपकारिता क्या है, इस सहोपकारिता के बारे में बता दीजिए और उदाहरण सहित इसकी व्याख्या भी कीजिए। इस तरीके से पेपर में 4 क्वेश्चन आएंगे, ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में 4 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर के रहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बाबू। चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर, आपका 7 नंबर जो है विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन, यही लास्ट वाला क्वेश्चन होता है। इसमें देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेगा, यहाँ पे कितने नंबर का, 5-5 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। ये लॉन्ग टाइप बोला जाता है प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, लॉन्ग टाइप। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 7 नंबर वाला क्वेश्चन, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने हेतु सूक्ष्म जीवों के उपयोग की विस्तृत वर्णन कीजिए। या आप इसको रासायनिक उर्वरक वाला कर लीजिए, या अथवा में भी दिया रहेगा बाबू कि मानव कल्याण में जीव प्रौद्योगिकी के योगदान के संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इस तरीके से किसी एक को कीजिएगा, ऊपर वाला या अथवा वाला कर लीजिए, 5 नंबर का है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर पे चलते हैं, तब 9 नंबर पे चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन पे कि मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मानव जीनोम जो होता है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, व्याख्या करना है, या अथवा में भी दिया रहेगा कि विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकी से क्या समझते हैं, इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो ये आपके 8 नंबर वाला क्वेश्चन में से किसी एक को करना है, जो कि पेपर में आपको 5 नंबर का ये आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना प्यारे बच्चों। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और यही पेपर में आखिरी क्वेश्चन रहेगा बाबू, 9 नंबर वाला।
यहाँ पे देखिए लिखा है कि मेंडलीय विकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो मेंडल का यहाँ पे विकार था उसके बारे में वर्णन करने के लिए बोला है और काफी अच्छे से इसका विकार का वर्णन करना है विस्तार से, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। या इसको नहीं कर पाएंगे तो अथवा में भी दिया है कि पारितंत्र की परिभाषा लिखिए कि पारितंत्र क्या होता है और इसके जैविक तथा अजैविक घटकों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। इस तरीके से पेपर में टोटल आपके 9 क्वेश्चन आएंगे। ये 2024 का पेपर था बाबू, आप तो देख ही लिए। इस पेपर को अच्छे से अगर समझ लेंगे, इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन कर लेते हैं, समझिए कि आपका आधा काम गिर गया, मतलब आधा काम खत्म हो गया। आराम से ऐसे ही आप अच्छे से करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और इस पेपर का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देते हैं, व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है ना बाबू। व्हाट्सएप चैनल है और वहां पे सभी बच्चे जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे भी इसका भेज देंगे, डीके सर क्लासेस टेलीग्राम का नाम है, डीके सर क्लासेस। टेलीग्राम पे जुड़िए आप सभी, वहां पे भी इसका हम पीडीएफ सेंड करेंगे और इसका सॉल्यूशन कीजिए। अगर 70 में 70 लाना है तो इसको तैयार कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 2025 वाला पेपर इसी पेपर के जैसा आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी बच्चे को। तो अब हम लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही बेहतरीन। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।